नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35 को लेकर, ये वही फैसला था जो 6 अगस्त 2019 में हुआ था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शंस जो है वो 30 सितंबर 2024 तक करवा देनी चाहिए और साथ साथ में राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके उसे बहाल किया जाए। 2019 में जिस वक्त ये लोकसभा में बिल पेश हुआ था, उस वक्त भी केवी जंडियाल साहब के कुछ पेपर वहां पे लहराए थे। आज केवी जंडियाल साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, अब क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर में। अब 370 के बाद क्या पोजीशन है उसकी। जंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दर जी। जंडियाल साहब, एक बार पहले भी हमने बात की थी 2019 में जब बिल लाया गया था, तो आपकी वो स्टेटमेंट आपके जो लिखा था उसी को लहराया गया था, उनको बताया गया था। जितना आपने इसके बारे में लिखा है, जितनी आपको नॉलेज है, वो मैं चाहता हूँ कि वो दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। 370 की अब क्या पोजीशन है जबकि सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहली बात तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, 370 गया नहीं जी। ये गलत कहते हैं कि हम 370 चला गया, 300 एब्रोगेट हुआ, 377 एक नए रूप में आ गया। अगर आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे जो प्रिंट होगा उसमें 370 एग्जिस्ट करता है। फर्क इतना है कि जो पहला 370 था वो कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान और पार्लियामेंट की पावर को रोकता था, वो रिस्ट्रिक्ट करता था पार्लियामेंट की पावर को। जो कानून बनाए जाते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसेंट ना दे। और उसमें ये भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान था, उसके जो आर्टिकल जो थे वो जम्मू कश्मीर में तभी लागू हो सकते थे अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट दे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ, और उसको अगर वो थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें, तरमीम नहीं चेंज करना चाहें, यानी कि वर्ड एक कॉमा डालना चाहें, कहीं सेमीकोलन डालना चाहें, कोई डिलीट करना चाहें, तो वो हो सकता था। उसके साथ वो आर्टिकल लागू होते थे जब पे। वो बात अलग है कि मैं ये कहूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर शास्त्री जी, गुजरालानंदा और भी लोगों ने जो हमारे उस समय के जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जो स्टेट्समैन थे या पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ही कहा कि 370 से घबराना नहीं, क्योंकि ये अपने आप घिस के खत्म हो जाएगा। और अल्टीमेटली वो घिसा। कोई 90% जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो एक्सटेंड हो चुका था उसमें, लेकिन वो पावर रिस्ट्रिक्शन जारी थी। हम कानून जैसे फॉर एग्जांपल, अब छोटी सी बात बताऊंगा, बड़ा मशहूर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसका जो है अमेंडमेंट 73 एंड 74th अमेंडमेंट, जो हमें पंचायती राज और सिविक बॉडी को एम्पावर करता था, वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने दिया। यहाँ की सरकारों ने उसको लागू नहीं होने दिया। तो मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें नहीं भी हुई। अब आ गया कि आपने 370 की बात की। 370 मैं तो कहूँगा अगर 5 और 6 अगस्त 2019 एक हिस्टोरिक डे था, तो ये सोमवार जो 11 दिसंबर को 2023 ये वाटरशेड मूवमेंट थी। क्यों कि जो चीज़ पार्लियामेंट ने पास की उसके बारे में शक व शुबा था कि पार्लियामेंट को क्या इख्तियार था, या ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो है बीजेपी का या मोदी के बाद, ये मेजॉरिटेरियनिज्म से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अदालत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ही पावर है इंटरप्रेट करने की कॉन्स्टिट्यूशन की। और यही एक होता है, जो भी कानून पास किए जाएं वो सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं किसी एक पिटीशन के थ्रू,
वही देखता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर था या नहीं था। कुछ लोग तो जो यहाँ के पॉलिटिशियन थे कश्मीर में, वो तो ये भी कहते थे कि ये तो कहते हैं ना कि ये एक फंडामेंटल एक था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ये हटाया नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस जजमेंट ने 5 जो जजों की जो बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने यूनानिमस फैसला दिया। ये भी शक व शक था कि कहीं 1 या 2 जज उसको डिफर भी कर सकते हैं, नहीं गलत हो गया, लेकिन उनमें किसी ने भी ये नहीं कहा। अलबत्ता 2 जजों ने अपनी जजमेंटें लिखी, जैसे वो जस्टिस कॉल थे, उन्होंने अपना लिखा, उन्होंने मिलिटेंसी और माइग्रेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में कहा, और उन्होंने कहा एक यहाँ कमीशन बैठना चाहिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए, ताकि पानी का पानी दूध कर ये मामले सेटल हो जाए हमेशा के लिए, ये कि किसकी गलती हुई किसकी नहीं हुई। लेकिन बुनियादी जो चीज़ थी कि 370 आर्जी था और ये हटाया जा सकता है, और हटाया गया। और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट की जो पावर थी 370 में भी, वो भी बिल्कुल सही थी, और उसी पावर के तहत प्रेसिडेंट ने इसे रिकमेंड किया, इसको चेंज कर दिया। मैं एब्रोगेट वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि उसकी जगह आज भी एक 370 है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविज़न जो है वो आज से जम्मू कश्मीर में एज इट इज़ हो गए लागू, कोई कॉमा कोई डिलीट वो ख़त्म हो गया। जो हक जो कानून लखनपुर के पार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न थे वो कठुआ में भी हैं जी। जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में, लद्दाख में वो कानून और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है वो प्रिवेल करते हैं। इसमें एक बात जो कहते थे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं है, और बिना असेंबली के एक्सेप्टेंस के यहाँ पास किए बगैर ये पास नहीं हो सकता, तो फिर किस तरह से? देखिए वो ये धारणा सबकी थी जी, हमारी भी थी, आम धारणा थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बिना ये हट नहीं सकता, क्योंकि वो लिखा था कि प्रोवाइडेड के इसकी रिकमेंडेशन हो इसको चेंज करने की या हटाने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, उन्होंने, ये हमारी ही नहीं थी, मोदी सरकार की भी थी, तभी उन्होंने आर्टिकल 367 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो इंटरप्रिटेशन देता है, उसमें उन्होंने इस क्लॉज को, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ना, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हटा के चेंज करके उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली किया। और उस वक्त क्योंकि यहाँ पर गवर्नर रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, तो वो पावरें जो थी, लेजिस्लेटिव पावर जो थी पार्लियामेंट के पास, उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंट बेंच ने कहा वो मोदी गवर्नमेंट का फैसला गलत था, अल्ट्रा वायलेंस था, उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन साथ में ये कहा कि जो प्रेसिडेंट की पावर थी अंडर 370 उस पर इसका कोई असर नहीं है, उसकी अपनी एब्सोल्यूट पावर थी, उसको किसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब सीज टू एग्जिस्ट, तो खत्म हो गई, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो अब उसकी कोई ग्राउंड ही नहीं है हम उसकी बात करें। और वो, लेकिन वो खत्म होने के बाद जो 370 में प्रेसिडेंट की पावरें हैं चेंज करने की, वो बरकरार थी, और उसी के तहत इन्होंने जो किया, जो चेंज किया, बिल्कुल ही आइन के मुताबिक। बहुत सी बातें हैं, जैसे 370 के बाद यहाँ पे प्रोग्रेस हुई, ये हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपसे नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। मैं उसमें आपको एक चीज मैं क्लैरिफाई करूं, ये पॉलिटिकल बातें हैं। हाँ, 370 का कोई लेना देना नहीं था यहाँ की डेवलपमेंट के साथ। वो मरकजी सरकार की एक ड्यूटी बनती है, हर स्टेट को, हर यूटी को, हर इलाके की तरक्की के बारे में सोचे और उसके लिए पैसे दे, फंड्स दे। ये कोई मिन्नत नहीं थी मोदी सरकार की कि इतनी तरक्की की बिकॉज हमने 370 उड़ा दिया, वो नहीं है।
370 कभी नहीं कहता कि यहाँ तरक्की मत करो। वो हर एक, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी 84,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था डेवलपमेंट का। वो बात अलग है कि उसमें कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, वो नहीं इफेक्टिव रहा। इस सरकार का एक अच्छी बात ये थी, जो इन्होंने दिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इमीडिएटली। अगर आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिए उन्होंने, आज देखिए वो चल रहे हैं। एम्स दिया, IIT दिया, IIM दिया, बस जो भी चीज़ें दी वो आज फंक्शनल है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वो नहीं है कि जो पहले हुआ था तो आधा दिया आधा छोड़ा आधा खाया हुआ, वो नहीं है वो चीज़। लेकिन 370 का डेवलपमेंट के साथ कुछ नहीं का वास्ता। अब आप सवाल दूसरा पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जिस तरह से कहते हैं कि असेंबली से पास होके पार्लियामेंट में से पास करना चाहिए, अगर कल को कोई सरकार ऐसी आती है जिसकी यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नई सरकार बनती, किसी की सरकार बनती है और केंद्र में भी कोई दूसरी सरकार बनती है, तो यहाँ से पास होके दोबारा 370 को लागू किया जा सकता है या नहीं? नहीं, इसलिए नहीं किया जा सकता कि 370 में जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी, जिसको अमेंड करना था, जब चेंज करना था, वो खत्म हो गई। क्योंकि वो 370 जो पुराना था, जो प्रेसिडेंट को पावर देता था, वो पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैंने कहा जो आज का 370 है उसमें प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं, वो ऐसा ही प्रोविजन है जैसे और कोई आर्टिकल्स है। तो इसलिए कोई, आप ये किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि किसी गवर्नमेंट किसी सिचुएशन में किसी पार्टी का 2/3 बहुमत हो जी पार्लियामेंट में, तो वो अमेंड कर सकता है, उसको वो कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन 370 को अमेंड कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह अभी हुआ है, नहीं, ये अमेंड नहीं हुआ जी, ये बिल्कुल चेंज हो गया। अमेंड नहीं किया, अमेंड करते हैं 356 में करते, वो नहीं है। ये अमेंड नहीं हुआ, ये हुआ उन्होंने चेंज कर दिया, यूजिंग द पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 370 इटसेल्फ। तो वो पावर जो थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, ये अगर वो चाहें, पार्लियामेंट चाहे और इसको अमेंड करना चाहे 370 को, कर सकते हैं, जैसे बाकी प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये कह सकते हैं कि हम इनको स्पेशल पावर देते हैं, जम्मू कश्मीर को, हम असेंबली को पावर देते हैं। देखो ना, हमारे होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो हमारे बिजनेस होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं काम करने के, उनमें 3 हिस्से में डिवाइड किए हुए हैं। यूनियन का पार्लियामेंट के पास होता है लिस्ट में, जो स्टेट के हैं वो लेजिस्लेचर के पास होता है, और कंकरेंट होता है दोनों के पास। लेकिन जो पहले अगर वो कन्फ्लिक्ट करे, यूनियन का अगर पार्लियामेंट बनाता है तो स्टेट का कानून खत्म हो जाता है। उसमें एक क्लॉज होती है रेजिडुअल पावर जी, वो उस 370 के अलावा जम्मू कश्मीर की वो थी। अब तो कुछ नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की असेंबली आजकल तो यूटी है, जब वो स्टेट बन जाएगी उसके बावजूद भी वो उसको अपने ही सब्जेक्ट, जो स्टेट सब्जेक्ट है उन्हीं पे अपना कानून बनाना है, उसके अलावा नहीं। पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट को रियायत दे सकता है, वो दे सकता है, तो कोई आर्टिकल अमेंड करके दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और चाइना कहता है कि जी आप दोनों का फैसला है, आप खुद ही जाने। अब ये जो क्या है उसकी जसीन मलिक की वाइफ मुशाल मलिक, वो इसको लेके चला रही है कि हम यूएनए का फैसला मंजूर है, हमें इसका फैसला मंजूर नहीं है। तो क्या कोई जरा सी भी गुंजाइश रही है कि कहीं यूएनए में या कहीं जगह में कि इसके लिए बात हो? देखिए, ये जो रेफरेंस हुआ ना यूएनओ में, वो उस क्लॉज में हुआ जो हमारा मैंडेटरी नहीं है। अगर हम माने तो माने, नहीं माने तो ना माने। ठीक, पहली बात तो ये है कि उस समय मान लिया, खैर उस वक्त की हुकूमत ने मान लिया, प्लेबिसाइड की बात कर ली, उन्होंने मान लिया। तो वो कहते हैं हम नहीं मानते तो यूएन कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक, वो भी खत्म हो चुका है, मतलब डिसयूज में, क्योंकि उसके बाद हमारी आपस में पाकिस्तान और उसमें जो पैक्ट हो गया, शिमला पैक्ट, उसमें कहा ये बाईलैटरल इशू है। बाईलैटरल में हो गया कि यूएन और कोई इदारे का कोई रोल नहीं रहा। वही बात चाइना ने कही ना, आपस में निपटो। अब रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या होगा।
हिंदुस्तान आज इस सिचुएशन में है, इस स्थिति में है, तो पाकिस्तान को मानता ही नहीं। ये तो जोरोबर की है ना पावर है कि मेरे पास ताकत है तो तू कौन है यार, वो कुछ नहीं करेगा। और पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इन्होंने अपनी इंटरनेशनल पोजीशन में ये साबित कर दिया, जो वहाँ पीओके से जो हमारा हिस्सा है कानूनी तौर पर, हमने आइन जम्मू कश्मीर के आइन में भी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, तो उसको ख़त्म करने के बाद उस आइन उसके एक्ट में भी लिखा कि हमारी 24 सीटें जो है वो हमें सस्पेंड करके रखी हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं करते हम। उनमें से एक सीट को उन्होंने अब दे दी, यानी कि हमने अब कॉन्स्टिट्यूशनली और इवन इंटरनेशनल माने ना माने, दुनिया को मानना पड़ता है कि हमने उनके उस इलाके की नुमाइंदगी भी अपने असेंबली में डाल दी। ठीक है, तो ये असर्शन है इंडिया का कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है गैर कानूनी तौर पे कब्जे में है और हम उसे किसी ना किसी वक्त वकेट करवाएंगे। जब तक वकेट नहीं कराएंगे तब तक हम एक सीट उन्हें नुमाइंदगी दे दी उस इलाके को भी। मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा देनी चाहिए थी। जी जी, बट एनीवे एक दे दी, इब्तिदा हो गई, आगे देखते हैं क्या होता है। इंजीनियर साहब, मैं आखिर में एक और मैं सवाल जानना चाहता हूँ। ये जो 371 की बात कर रहे हैं, यहाँ कहते हैं 370 खत्म हो गया, ठीक है, सभी खुश हैं, लेकिन हमें 371 मिलना चाहिए। नहीं, देखो 371 और 371 से एक से लेते वो GH तक वो 12-13 उसके हैं आर्टिकल्स, वो डिफरेंट स्टेटों के बारे में है और उसमें डिफरेंट स्टेट्स का जब पर्टिकुलरली जो ट्राइबल एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वैसे तो गुजरात के भी है कुछ चीज़ें, तो वो उन चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ उनको था तो उनको प्रोटेक्शन दी गई थी। ठीक है, अब प्रोटेक्शन दी जाती है जहाँ पर कोई खास चीज़, ट्राइबल एरिया, जैसे लद्दाख में दी जा सकती है क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है। जम्मू कश्मीर को इस बिना पे नहीं दी जा सकती कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। मैंने कहा ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरेन है, पार्लियामेंट कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो अगर हुकूमत किसी वक्त ये सोचे कि हमें इनको ज़मीन के बारे में, यहाँ की कोई ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, वो दे सकते हैं। 370G है तो H तक ले जाएं, आगे ले जाएं, जाकर एक और एक्ट लाने, वो दे सकते हैं। वो पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड कि उनके पास मेजॉरिटी हो 2/3, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए उनको करें। बट उसको कोई, उनकी पावर को कोई छीन नहीं सकता अमेंडमेंट करने की। तो वो चीज़ें जो है सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो उसको अमेंड नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया कि हमारे आइन में कहा गया, हालांकि वो बाद में इंदिरा गांधी जी का क्या गया, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। अब ये सेकुलर को हटाना मुश्किल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ की लिखा है कि जी हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी की कोई बात करेंगे तो वो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिपेंडेंस और जुडिशरी बरकरार रखनी है। कोई भी कानून जो जुडिशरी को इन्फ्रिंज करे, उनकी पावर को रोके, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इसी तरह और छोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में वो है। अब जैसे इसका फेडरल स्ट्रक्चर है और सेंट्रलाइज भी है, या कहते हैं ना ये फेडरल कोऑपरेटिज्म, उसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो मोदी जी कहते हैं, उसका ये मतलब है कि हम फेडरल पार्ट जो है हम मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन कुछ सेंट्रलाइज पावर्स भी हैं, जैसे एमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल लगा दिए यहाँ, तो ये सेंट्रलाइज पावर्स हैं। तो इससे लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं, ये फेडरल भी है और यूनिटरी भी है हमारा जो आइन जो है। तो सो ये दोनों चीज़ों को अगर आप हालात इसको कहीं टिंच करते हो, कहीं चोट रखते हो, तो वो इमीडिएटली
वो बेसिक स्ट्रक्चर बन जाती है, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिला सकते, आपके पास चाहे जितनी मर्जी मेजॉरिटी हो। जनरल साहब, बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमारे दर्शकों के लिए नई भी हैं, इसमें से कुछ बस यही एक बात है, 370 खत्म हो गई है, यही एक शोर है, पता है नहीं किसी को 370 कहाँ खत्म हुए क्या नहीं है। मैं चाहता था कि आप यहाँ आते और ये जानकारी हमारे दर्शकों को देते। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आदर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।